नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे फ्रांसीसी क्रांति द्वारा राजतंत्र को ध्वस्त करना। घटनाएं जो हैं वो शुरू होती हैं स्टेट जनरल के अधिवेशन से, बास्टील के पतन तक पहुंचती है और राष्ट्रीय संविधान सभा का निर्माण होता है। तो यहां तक की घटनाएं जो हैं की चर्चा जो है हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय करते हैं स्टेट जनरल क्या चीज है। इसकी मांग जो आती है जब फ्रांस के अंदर आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट से निकलने के लिए जो राजा का कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस है, ब्राइन, वो ये कहता है कि टैक्स को बढ़ाया जाए। टैक्स को बढ़ाकर जो है हम आर्थिक संकट से बाहर निकल सकते हैं। तो राजा टैक्स बढ़ाने की बात कर देता है। जब टैक्स बढ़ाने की बात करता है तो ये बात आती है कि टैक्स बढ़ाने का जो राइट है वो राजा के पास नहीं है। ये बात जो है ये पेरिस जो शहर है उसकी पार्लियामा ये बात कहती है कि टैक्स बढ़ाने का अधिकार राजा का नहीं है। टैक्स बढ़ाने का अधिकार किसका है? स्टेटस जनरल का है। अब स्टेटस जनरल क्या चीज है ये देखा गया। तो स्टेटस जनरल का जो अधिवेशन है, जो अंतिम अधिवेशन हुआ था, वो 1614 ईस्वी में इसका अंतिम अधिवेशन हुआ था। उसके बाद इसका कोई अधिवेशन नहीं है। तो अब ये होता है कि स्टेटस जनरल का को इसका परिचय किया जाए। तो क्या है कि जो स्टेटस जनरल है ये तीन सदनों की एक प्रतिनिधि संस्था थी। तीन सदनों की, इसके अंदर तीन चैम्बर थे। फर्स्ट चैम्बर जो है जो जो प्रथम स्टेट है, और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीन इसके अंदर स्टेट थे। जो फर्स्ट स्टेट है वो पादरियों का सदन है, उसके अंदर पादरी जो है वो उसके मेंबर हैं। दूसरे के अंदर जो है सामंत और कुलीन है, और तीसरे के अंदर जो है सामान्य जन थे। तो ये तीन सदनीय एक प्रतिनिधि सभा थी जो जिसका अधिवेशन जो है 1614 ईस्वी के बाद नहीं बुलाया गया था। अब ये बात आती है कि टैक्स तो बढ़ाया जाना है। अब अगर राजा टैक्स ही बढ़ा सकता, स्टेटस जनरल है, इसका अधिवेशन बुलाया जाए। अब अधिवेशन कैसे बुलाया जाए? 1614 ईस्वी के बाद तो इसके कोई मेंबर ही नहीं है। कौन मेंबर है कौन नहीं ये कुछ पता नहीं है। लेकिन अधिवेशन बुलाया जाना सैद्धांतिक रूप से बात होती है। अब यह बात होती है 5 जुलाई को। 5 जुलाई 1788, 1788 के अंदर ये घोषणा होती है कि स्टेटस जनरल को बुलाया जाए, अधिवेशन बुलाया जाए। 8 अगस्त को जो है इसकी विधिवत घोषणा होती है, पूरे शेड्यूल की, कि किस प्रकार से इसका अधिवेशन होगा। 8 अगस्त 1788 के अंदर एक पूरी घोषणा होती है कि किस प्रकार से जो है ये अधिवेशन होगा। यह होता है कि 1 मई, यानी 1 मई 1789 के अंदर यह अधिवेशन बुलाया जाएगा। ये बात होती है। और इस अधिवेशन का जो उद्घाटन है वो 5 मई को किया जाएगा। 5 मई 1789 ईस्वी के अंदर इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो अब ये घोषणा हो गई कि 1 मई को अधिवेशन बुलाया जाना है। तो अब 1 मई से पहले पहले चुनाव होने, जो स्टेटस जनरल है, तो चुनाव की डेट जो है वो 24 जनवरी से चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है। 24 जनवरी 1789 ईस्वी से चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है। अब चुनाव जो है दो तरीकों से वोट डल रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वोट जो है वो पहले दो सदनों के लिए डायरेक्ट डायरेक्ट हो रहा है, पहले दो सदनों के लिए। तीसरे सदन का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट तरीके से हो रहा है। तो ये चुनाव का शुरू है। 24 जनवरी 1789 से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, और अप्रैल तक जो है ये चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाती है। मतलब अब फ्रांस के अंदर जो है जो जो वातावरण है, राजनीतिक वातावरण, वो चुनाव का वातावरण बन जाता है। स्टेटस जनरल जो है वो चुनाव द्वारा उसका जो है निर्माण होता है। अब इसके अंदर जो सदस्य हैं, इसके अंदर जो पादरी हैं उनकी संख्या है 308, और जो सामंत है इनकी संख्या 285, और जो सामान्य जन है इनकी संख्या है 621। यानी कुल मिला के ये 1214 प्रतिनिधि जो हैं चुनकर आते हैं, जो स्टेटस जनरल के सदस्य होते हैं। अब स्टेटस जनरल का एक चीज और जो समझने की है वो ये कि इनका वोट का पैटर्न कैसे है। जो पहला सदन है
उसकी एक वोट मानी जाएगी, दूसरे सदन की भी एक वोट मानी जाएगी, तीसरे सदन की भी एक वोट मानी जाएगी। जिस तरफ दो सदन हो गए, उस सदन, वो वाला जो बिल है वो पास माना जाएगा, राजा उसको अनुमति देगा। तो यानी कि 2-1 से, 3-0 से जो भी होगा, यानी कि या तो सर्वसम्मति हो जाए तो तीनों सदन एक तरफ हो जाएंगे, या 2-1 से जो है सदन जो है इसको बुलाएगा। अब आप देखो कि जो टैक्स की बात है, वो पहले आम लोग टैक्स दे रहे हैं, और अब भी टैक्स लगाने के लिए ही, टैक्स बढ़ाने के लिए ही ये स्टेटस जनरल का चुनाव किया गया है, आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए, आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए। इसलिए जो है अ, यहाँ पे एक बात है कि अगर तीनों सदन मीटिंग करते हैं तो दो सदन जो बात कह देंगे वो बात तय हो जाएगी। यहीं पर जो है जो क्रांति की अगली प्रक्रिया है, गतिरोध है, वो यहीं पर जुड़ा हुआ है। अब 1 मई को जो है स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत होती है। 1 मई 1789 को जो फ्रांस, जो सारे प्रतिनिधि हैं वो वर्साए पहुंचना शुरू कर देते हैं। वर्साए का महल जो है पेरिस से 14 किलोमीटर दूर है बाहर की ओर, तो वहां पहुंचना शुरू कर देते हैं। अधिवेशन स्टार्ट होता है 5 मई को। 5 मई 1789 को जो है अधिवेशन स्टार्ट होता है। सवेरे 8 बजे सारे वहां पहुंच जाते हैं। पहले जो पहला सदन के पादरी हैं उनको जगह मिल जाती है, द्वितीय सदन के जो लोग हैं उनको जगह मिल जाती है, लेकिन जो सामान्य जग के लोग हैं वो बरामदे में ही खड़े रहते हैं, उनको अंदर बैठने की जगह नहीं है। तो उनके बैठने की जगह का इंतजाम किया जाता है, और जो सभा है, अधिवेशन है, वो दोपहर बाद शुरू होता है। तो 12, जो दोपहर बाद जो है इसका अधिवेशन की शुरुआत होती है। तो पहली बात यहाँ पे क्या है कि जो सामान्य जन के लोग हैं वो शुरू में ही क्या कर रहे हैं, उनको ये नजर आ रहा है कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है। और जो सामान्य जन का के अंदर जो 621 लोग हैं, 621 लोग, उनमें से 400 लोग तो वकील हैं, और बाकी जो लोग हैं वो डॉक्टर हैं, अध्यापक हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं। यानी ज्यादा संख्या किनकी है? वकीलों की है, जो कानूनों को जानते हैं, पढ़े लिखे हैं सारे ये लोग। तो ये अपमान महसूस कर रहे हैं कि हमारे को वहां बुलाया गया और हमारे को प्रॉपर जगह नहीं दी गई। लेकिन बुलाया जाता है, अंदर आते हैं, ये सभा होती है। राजा जब आता है सभा के अंदर, वो एक छोटा एक भाषण देता है, छोटा सा एक भाषण देता है। और उस भाषण के बाद जो है नेकर, जो उस समय का जो है कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस है, ब्राइन की जगह इसको द्वारा से नियुक्त किया जाता है, नेकर को। तो ये रिपोर्ट पेश करता है अर्थव्यवस्था की, और रिपोर्ट पेश करने के बाद ये कहता है कि सभी जो लोग हैं अपने अपने भवनों में चले जाएं, और जाकर इस जो समस्या है या जो सुधार है उनके बारे में अपनी राय पेश करें। ये बात जो है ये अ, राजा राजा बोलकर जो है वो सभा से निकल जाता है। अब वो जो चला जाता है तो पीछे पीछे फर्स्ट सदन जो पादरी हैं वो भी चले जाते हैं, और जो द्वितीय सदन के लोग हैं वो भी उसके पीछे चले जाते हैं। तो लेकिन जो सामान्य जन है वो यहाँ पे देख रहा है कि उनकी जो है बात नहीं बनेगी अगर सारे सदन अलग अलग बैठते हैं। 6 तारीख को सवेरे फिर सदन की मीटिंग है, और दोनों सदन अपने अपने जगह बैठे हैं, और तीसरा जो है वो अपनी जगह पर नहीं बैठा है। तो अब क्या हो रहा है कि जो गतिरोध बन जाता है यहाँ पर, गतिरोध ये बन जाता है कि अब जो तृतीय सदन है, जो थर्ड चैम्बर है, वो अब ये चाह रहा है कि सदन जो है वो इकट्ठा बैठे। अब वो प्रस्ताव भेज रहा है, उसके प्रस्ताव जो है स्वीकार नहीं हो रहे। अब होता यह है कि 15 जून, ये गतिरोध बना हुआ है। 15 जून को क्या होता है कि कुछ पादरी, उनकी संख्या 12 के करीब थी, जो पादरियों का सदन है वो वहां से उन सदन को छोड़कर किधर आ गए, वो सामान्य जन के उधर चुनकर आकर बैठ गए। तो वो उनकी जो प्रस्ताव भेजा गया था उसको यानी 12 लोगों ने मान लिया। अब एक प्रेशर, आप इसे समझो क्या है कि जो पेरिस और आसपास जो एक तनाव का वातावरण बना हुआ है टैक्स की वजह से, चुनाव के बाद एक उत्सुकता का माहौल बना हुआ है, जनता जो है वो जागरूक है, और जनता जो है लगातार इनके ऊपर प्रेशर बना रही है। तो 12 पादरी जो है सदन में पहुंच जाते हैं। अब गतिरोध फिर भी बना हुआ है। 17 जून को एक राष्ट्रीय सभा के लिए जो है, जो तीसरा स्टेट है,
थर्ड चैम्बर है, उसके अंदर एक प्रस्ताव पेश होता है कि हम अपना नाम जो है राष्ट्रीय सभा घोषित करेंगे। इसके लिए वहां पे वोट पड़ते हैं। 89 वोट जो है वो अगेंस्ट पड़ते हैं, और 491 वोट जो है उससे पक्ष में पड़ते हैं, बाकी लोग उसमें हाँ है नहीं। तो यानी बहुसंख्या लोग जो हैं वो जो संगठन जो है थर्ड स्टेट, उसको राष्ट्रीय सभा घोषित करने का प्रस्ताव पास करते हैं। यानी कि 17 जून 1789 ईस्वी को जो थर्ड स्टेट है वो राष्ट्रीय सभा का नामकरण करा लेता है। ये बात राजा के पास पहुंचती है। राजा 19 जून को जो है घोषणा करता है कि जो शाही अधिवेशन है वो फिर बुलाया जाएगा, और उसकी डेट फिक्स करता है 23 जून। यानी 23 जून को फिर से शाही अधिवेशन बुलाया जाएगा, तीनों सदनों को फिर से द्वारा बैठने को कहा जाएगा। तो 23 जून अभी दूर है। 19 जून के बाद जब 20 जून को राष्ट्रीय सभा के लोग या थर्ड स्टेट के लोग जो हैं जब अपने भवन में पहुंचते हैं तो उनको ताला लगा मिलता है। तो वो साथ में जो है टेनिस कोर्ट है, वहां पर वो पहुंचते हैं। वहां पर जाके जो है इनका एक मेंबर है वैली, वैली जी के नेतृत्व में जो है एक शपथ ली जाती है। वहां पे शपथ लेते हैं। शपथ ये ली जाती है, राष्ट्रीय सभा यह निश्चित करती है कि हम कभी अलग नहीं होंगे, और जब तक संविधान का निर्णय नहीं होता और उसे दृढ़ नींव पर नहीं रख दिया जाता, तब तक जहां भी अवस्था के अनुसार आवश्यक रूप से इकट्ठे होते रहेंगे। इसको इतिहास के अंदर जो है 20 जून को जो है टेनिस कोर्ट की शपथ के रूप में ये इतिहास के अंदर दर्ज हो जाता है। अब लगातार जो है जो दूसरे सदन के जो लोग हैं, सामंतों के और पादरियों के, वो इधर आना शुरू कर देते हैं इस तरफ। तो अब 23 जून को जो है विशेष शाही अधिवेशन होता है। वहां पर फिर दोबारा से तीनों सदनों के लोगों को जो है बुलाया जाता है। तीनों सदनों के लोग वहां पर पहुंचते हैं। जब तीनों सदनों के लोग वहां पहुंचते हैं, राजा जो है वहां पर अपना फिर भाषण देता है। राजा जो है वो ये कहता है कि सुधारों के जो उपाय हैं वो किए जाएं। वो सुधारों का समर्थन कर रहा है, कि सुधारों का समर्थन किया कर रहा है, यानी टैक्स बढ़ाने का समर्थन कर रहा है। एक बात, उसने राष्ट्रीय सभा को जो है अवैध घोषित किया कि राष्ट्रीय सभा जो है अवैध है। और साथ में जो है तीनों सदनों को जिस ढंग से उनका बनावट थी, उनकी संरचना थी, उसी ढंग से मीटिंग करने को उसने बोला। तो अब क्या हुआ कि वो उसने भाषण दिया और वो चला गया, और उसके पीछे पीछे पादरी और सामंत निकल गए अपने अपने भवन के लिए। लेकिन जो राष्ट्रीय सभा के लोग हैं या थर्ड स्टेट के लोग हैं, उन्होंने वहां से नहीं निकले, वहां से वो वहीं बैठे रहे। जब वो वहीं बैठे रहे तो उनको निकालने के लिए जो है वो सैनिक आए निकालने के लिए कि आप ये हाल खाली करो। तो एक व्यक्ति है मिरावो, जो उस सदन का मेंबर है, वो एक उनको बोलता है कि भाई हम यहाँ पर जनता की मर्जी से आए हैं, राजा की मर्जी से तो आए नहीं। हम जनता की मर्जी से आए हैं और यहाँ हम तब तक बैठेंगे जहां तक जब तक जनता की मर्जी है। अगर आपको यहाँ निकालना है तो आप हमारे को तलवारों के या बंदूकों के साथ निकाल सकते हो, वैसे हम यहां से जाने वाले नहीं। तो ये 23 जून का जो विशेष शाही अधिवेशन है, इसने जो थर्ड स्टेट है और राजा के बीच में जो तनाव था उसको आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ गया। अब अगले दिन यानी इसके 2 दिन बाद 25 जून को बड़ी संख्या में जो है सामंत और जो पादरी हैं वो अपना सदन छोड़ के जो है वो राष्ट्रीय सभा की तरफ आ गए, वो राष्ट्रीय सभा में आ गए। अब 27 जून को जो है 27 जून यहाँ इंपोर्टेंट डेट और एक और है। 27 जून को राजा झुक गया, उसने तीनों सदनों को इकट्ठे बैठने की अनुमति दे दी। 27 जून को उसने तीनों सदनों को इकट्ठे बैठने की अनुमति दे दी। इसका परिणाम क्या हुआ कि एक तो जो राष्ट्रीय सभा थी उसका महत्व बढ़ गया, उनका महत्व बढ़ गया और उनका उत्साह भी बढ़ गया कि राजा को झुकाया जा सकता है। अगर इकट्ठे रहें तो राजा को झुकाया जा सकता है, बात आई। तो ये जो 27 जून है, इसने राष्ट्रीय सभा के महत्व को बढ़ा दिया और राजा के महत्व को घटा दिया। राजा के महत्व कम हो गया। अब जो प्रभु सत्ता थी जो राजा के पास थी, संप्रभुता, अब वो वहां से थर्ड स्टेट यानी राज्य सभा के पास चली गई। अब राज्य जो राष्ट्रीय सभा जो है वो अब मजबूत हो गई, राजा जो है वो कमजोर हो गया इस घटना के बाद।
अब ये घटनाएं चल रही हैं, 27 जून के बाद जो है वो इकट्ठे बैठने की वाली बात आ गई। अब जो राजा जो है वो और जो राष्ट्रीय सभा है, ये आपस में एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं और एक दूसरे को संशय शक की दृष्टि से आपस देख रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो 9 जुलाई को जो है ये जो राष्ट्रीय सभा है, ये अपना नामकरण कर लेती है राष्ट्रीय संविधान सभा करो। अगला स्टेप आ जाता है। अगला स्टेप ये क्या है कि जो राष्ट्रीय सभा है ये संविधान का निर्माण करेगी। तो अब माहौल जो है वो गड़बड़ा रहा है। अब 11 जुलाई को जो है जो शासक है वर्साई का महल छोड़कर वो जो है ट्यूलरीज पैलेस के अंदर आ गया। ये फ्रांस के अंदर है, वर्साई बाहर है। और इसने क्या किया, कुछ स्विस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के सैनिकों को बुला लिया। अब इससे क्या हो गया कि लोगों को यह लगा कि जो शासक है वो वर्साई से यहां पर आया है और सैनिकों के साथ आया, तो वो जनता को सबक सिखाना है, जनता को जो है वो के ऊपर अटैक करने के लिए आया है। अब नेकर को जो उसने इसके पद से हटा दिया। अब जो पेरिस है, पेरिस के अंदर जो है लोगों के अंदर एक तनाव बोले या अफवाहों का वातावरण या जोश का वातावरण इकट्ठा हो गया। अब जो अ, फ्रांस के अंदर, सॉरी पेरिस के अंदर जो है, पहली बात तो 13 तारीख को क्या होता है कि 13 तारीख को जो लोग हैं वो ब्रेड की दुकानों को, शराब की दुकानों को लूटना शुरू कर देते हैं। ये कैमिली सिर डेस्मोलिन्स जो एक पत्रकार है, ये क्या है, एक भाषण देता है और उस भाषण में लोगों को कहता है कि भाई मैं अभी सुनकर आया हूं, मैं महल से ही आया हूं, मैं सुनकर आया हूं कि जो राजा है वो यहाँ के लोगों को मारने के लिए तैयारी कर रहा है, इसलिए उसने सैनिक बुलाए हैं। अब लोगों में अफरा तफरी फैल जाती है। अब यह बात आती है कि अब राजा की सेना से तभी बचा जा सकता है अगर हमारे पास हथियार हो। हथियार इकट्ठे करने की बात आ जाती है। तो ये बात आती है कि हथियार इकट्ठे किए जाएं। तो हथियार कहाँ है? हथियार है बास्तील के अंदर। बास्तील किला है, ये किले का नाम है। तस्वीर के अंदर आपको किला दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये किले का नाम है बास्तील। तो बास्तील का किले में हथियार है, उनको लूटा जाए। अब बास्तील का जो किला है ये राजा की शक्ति का प्रतीक है, राजा की शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि किले में ही राजा की शक्ति होती थी। तो लोगों ने किले को घेर लिया। विश्व के इतिहास में पहली बार राजा के किलों को जनता द्वारा घेरा गया। इससे पहले राजा के किले को दूसरे राजा के द्वारा तो घेरा गया, दूसरे राजा की सेना के द्वारा घेरा गया, लेकिन जनता किले को घेर रही है। जो वहां का गवर्नर है दिल्लो ने, वो थोड़ा कोशिश करता है कि लोग जो है उनको दूर रखा जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होता है। तो क्या होता है, लोग जो है किले के अंदर घुस जाते हैं, जो वहां पे अपराधी हैं उनको मुक्त कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। तो जो बासिल का किला है वो जनता के कब्जे में आ जाता है, उसका पतन हो जाता है। अब ये दूसरी चीज है, जब राजा की सत्ता को जो है चुनौती दी गई। पहले जो है राष्ट्रीय सभा वहां कर रही है, राष्ट्रीय सभा ने राजा को झुकाया। अब यहाँ पे जनता जो है वो राजा को झुका रही है। अब वासिल के किले का मतलब राजा की शक्ति को, राजा की सत्ता को चुनौती देना, खत्म करना। यानी बास्तिल के पतन का मतलब राजा की सत्ता का खत्म होना। अब राष्ट्रीय दिवस जो है 14 जुलाई को, उसके बाद फ्रांस के अंदर अब तक मनाया जाता है। यानी बास्तिल के पतन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है आज तक। इतना महत्व है इस चीज का। अब बास्तिल के पतन के बाद जो है, जो राजा है वो 17 जुलाई को जो है वो पहुंचता है राष्ट्रीय सभा के पास। वो वहां जो है वो जो राजा, जो राष्ट्रीय संविधान सभा का झंडा है उसको स्वीकार करता है। एक तो बात। दूसरी बात, दूसरी चीज, एक जो घटना और हो रही है जो राजा को परेशान कर रही है, पेरिस के अंदर जो है लोगों ने कम्यून बना लिया, पेरिस कम्यून की स्थापना कर ली। वहां पे उन्होंने एक सेना बनाई, नेशनल गार्ड। अब लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड बनाया। लफायते जो है इस नेशनल गार्ड का प्रमुख था। अब हथियार है इसके पास। पेरिस में लोगों ने क्या किया, जहां जहां भी पुरानी सत्ता का कोई भी अवशेष था, प्रशासन का कोई भी अवशेष था, उसको खत्म कर दिया। और पेरिस के अंदर अपना प्रशासन, लोगों ने अपना प्रशासन शुरू कर दिया। राष्ट्रीय सभा कुछ डिमांड करी थी
और जनता ने जो है राजतंत्र को बिल्कुल ही क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। और राजा जो झुककर उसने झंडा स्वीकार किया, जो राष्ट्रीय संविधान सभा ने पुराने झंडे के स्थान पर नया झंडा था ये। अब जो संविधान सभा है, अब उसको काम दिए गए, दो काम दिए गए। एक तो उसको अब राजा का शासन नहीं रहा, अब शासन व्यवस्था इसको देखनी है और फ्रांस के लिए संविधान बनाने, दो चीजें आई। और ये तो यहां पर हो रहा है 17 जुलाई को, राष्ट्रीय सभा को नए कार्य मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्रांति जो है वो सारे फ्रांस में फैल गई, सारे फ्रांस के अंदर। जो कम्यून जो है पेरिस के अंदर बने थे, जो कम्यून पेरिस के अंदर बने थे, वो पूरे फ्रांस के अंदर ग्रामीण इलाके में, गांव गांव में वो कम्यून बन गए। जो सामंतों से अधिकार छीन लिए गए, छीनने शुरू हो गए, छीन लिए। जो राष्ट्रीय सेना है, जो नेशनल गार्ड है, वो गांव गांव में भी जो है नेशनल गार्ड बनाए जाने लगे। तो क्रांति जो है पूरे फ्रांस में फैल गई, कम्यून बनने लगे गांव गांव में। सामंत और चर्च जो हैं के अधिकारी जो हैं, सामंत, बड़े सामंत जो है, वो पूरे फ्रांस के अंदर डरने लगे। इसी का प्रभाव है राष्ट्रीय सभा जो है, या राष्ट्रीय संविधान सभा जो है, वो महत्वपूर्ण निर्णय ले पाती। अब वो महत्वपूर्ण निर्णय क्या है, जब जब 17 जुलाई के बाद जो शासन करना है वो आ गया राष्ट्रीय संविधान सभा के पास। तो राष्ट्रीय संविधान सभा, ये जो पूरे फ्रांस के अंदर क्रांति फैली है, जगह जगह कम्यून बने हैं, नेशनल गार्ड बन गए सेना की जगह। तो राष्ट्रीय संविधान सभा अब सामंतवाद जो है, जो चर्च है, या जो नागरिक अधिकार है, जो सभी, जो शासन के लोगों को अधिकार देने हैं, और जो अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार करना है, वो सारे कार्य जो है राष्ट्रीय संविधान सभा कर पाती है। इसकी जो चर्चा है, जो संविधान सभा के कार्यों की, हम अपनी अगली वीडियो के अंदर, अगली क्लास में करेंगे। तो आप क्लास के अंदर बने रहिए। वीडियो को आप शेयर भी करें, आप कमेंट भी लिखें, वीडियो को लाइक भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।